हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें हमने पढ़ा कि जो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, और पर जो ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, लंब कोणिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र जिनको बोलते हैं, उनमें हम लोग स्टडी कर रहे थे। और उनमें हमने 3-4 चीज़ें कैलकुलेट की। एक तो हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, एक डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया, एक कर्ल कैलकुलेट किया और एक लाप्लासियन कैलकुलेट किया। ये चारों के फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। ये अभी हमने एक जनरल फॉर्म में कैलकुलेट किया कि आपके पास में जो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है, जो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऑर्थोगोनल वाले, जिसमें हम लोग एक एक्सिस को u1 बोलते थे, एक एक्सिस को u2 बोल देते थे और एक एक्सिस को u3 बोल देते थे। ये बोला था इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर एकांक सदिश था वो e1 कैप था, इन दिस डायरेक्शन e2 कैप, एंड इन दिस डायरेक्शन इट वाज e3 कैप। दिस वाज ओरिजिन, मूल बिंदु, ऐसा था। और हमने u1 u2 u3 के टर्म्स में हमने कैलकुलेट कर लिया वो जो चारों चीजें मैंने बताई, वो है ना। अब क्या करना है, ये किसके लिए था? लंबकोणिक और लंबकोणिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। अब हमने ये जो ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उसके हमने 3 फॉर्म पढ़े थे कि 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है कार्टेशियन, जिसको बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र, एक होता है स्पेरिकल, जिसको बोलते हैं गोलीय निर्देश तंत्र, और एक होता है बेलनाकार निर्देश तंत्र, सिलेंड्रिकल। तो इन तीनों को स्टडी करेंगे। अब अभी तक हमने एक जनरल फॉर्म कैलकुलेट की, अब उसका जो एक्चुअल 3 फॉर्म होते हैं वो कैलकुलेट करेंगे, और उन तीनों में ये फॉर्मूले अप्लाई करके डायरेक्ट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल कैलकुलेट करेंगे। आगे ना बात समझ में क्लियर है ना? तो हम लोगों का सीन ये था कि जहां पे भी हमने कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की, वहां पे हमने 3 एक्सिस लिए, u1 u2 u3। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर e1 कैप, e2 कैप, e3 कैप, इस तरीके से लिए ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर सबसे पहले जो कार्तीय निर्देश तंत्र था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बारे में। तो चलो पहले तो मैं कुछ लिखवा देता हूं। देखो, लंबकोणिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर सिस्टम 3 होते हैं, लिख दो इसमें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये 3 प्रकार के होते हैं, लिख लो, ये 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में। देखिए कौन कौन से। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। एक जो होता है उसको बोलते हैं गोलीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो थर्ड है वो है बेलनाकार निर्देश तंत्र, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार निर्देश तंत्र। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना। ये 3 होते हैं, हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहला जो है हम लोग कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में बात करेंगे, तो आप पॉज करके पहले इन तीनों को छाप लो। सबसे पहले हम लोग कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो देखो डिटेल में स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, इनको पॉज करके छाप लेना, मैं डिटेल में चालू कर रहा हूँ। कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
देखो ये क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है। जैसे 3 एक्सिस होते हैं u1, u2 और u3। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो जो 3 एक्सिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो जो 3 एक्सिस होते हैं u1, u2 और जो u3 जिनको बोलते हैं, इसमें u1 होता है उसको तो हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, u2 को हम लोग y से रिप्रेजेंट कर देते हैं और u3 को z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सब। चलो, और इसके अलावा ऐसा सीन है कि E1 कैप जो होता है, E1 कैप क्या होता है? इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एकांक सदिश होता है इसकी दिशा में। तो यहां पे ये है x, तो यहां पे क्या आ जाएगा? E1 कैप की जगह क्या आएगा? x कैप बोल लो या आप इसको I कैप बोल लो, I कैप भी बोलते हैं हम लोग इसको, और I कैप। E2 कैप है उसको आप y कैप बोल लो और j कैप बोल लो। E3 कैप जो होता है उसको आप z कैप बोल लो और k कैप बोल लो। ये ऐसे बोला ऐसे लिखा जाता है इनको। आई ना बात समझ? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए तीन जो एक्सिस है उनको हम लोग इस तरीके से शो कर रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब लंबकोणीय, मतलब कि लांबिक निर्देश अंतर है। लांबिक निर्देश अंतर का मतलब ये परपेंडिकुलर है तीनों, ठीक है। यहां पर सिंपली अगर समझे तो ये है, इसको एक्स डायरेक्शन ले लो। एक्स डायरेक्शन को जनरली हम लोग ऐसे लेते हैं बचपन में, अब तक जो पढ़ते हैं आप एक्स इस तरफ लेते थे, वाई इस तरफ और जेड इस तरफ। लेकिन अभी पूरा इस बुक के अंदर हम लोग एक्स इसको मानेंगे, इसको वाई लेंगे और इसको जेड लेंगे। किसी को कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जो जनरल हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम लोग एक्स एक्सिस इसको शो कर देते हैं। बाकी उस एंगल से देखेंगे तो वो एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनरली आप कहीं पे भी बुक्स में कोई भी डेरिवेशन पढ़ोगे तो इस फॉर्मेट में रखा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। दिस इज ओरिजिन, मूल बिंदु है ये, क्लियर। अब चलिए आगे। अब अगर मैं आगे बात करूं तो हम लोगों के पास में कोई भी पॉइंट है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो हम लोग काफ़ी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में। अब सुनिए मेरी बात। कार्तीय निर्देश तंत्र है, ये छाप लिया होगा, नहीं छापा तो इससे पहले ऊपर कुछ लिख लीजिए। अगर जिसने पहले ये छाप लिया तो नीचे लिख लेना, अदरवाइज ऊपर लिख लेना। तो पहले लिखिए कार्तीय निर्देश तंत्र में लांबिक अक्षों को, कार्तीय निर्देश तंत्र में लांबिक अक्षों को x, y एंड z, x, y एवं z से लिखा जाता है, x, y एवं z से लिखा जाता है। कार्तीय निर्देश तंत्र में लांबिक अक्षों को x, y एवं z से लिखा जाता है, जो कि निम्न प्रकार है। इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, orthogonal axes are represented as x, y and z, are represented as x, y and z, ठीक है। एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्लियर है। इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट है सपोज यहाँ पे, तो उसको हम लोग पी पॉइंट रख ले, तो इसको हम लोग आर वेक्टर बोल देते हैं, ऐसा है। इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स, वाई और जेड हो जाते हैं। थोड़ी दूर डिस्टेंस पे चला जाता है तो हम लोग उसको डी एक्स, डी वाई, डी जेड इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पहली चीज़ ये समझ आ गया होगा यहाँ पे, है ना। ये छाप लेना पहुँच करके, जो भी दिख रहा है ना वो कॉपी कर लेना। आगे चले, अब समझिए। पहली चीज़, हम लोग लाइन इंटीग्रल जो होता था,
लाइन इंटीग्रल नहीं, जिसको बोलते हैं लाइन एलिमेंट, रेखा अल्पांश। रेखा अल्पांश कैसे लिखते थे हम? रेखा अल्पांश लाइन एलिमेंट, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था जैसे कि हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस चलते थे उसको लिख देते थे डी आर वेक्टर या डी एल। तो वो जो डी एल था, वो जो डी एल वेक्टर था उसको हम लोगों ने ऐसे लिखा था H1 DU1 E1 कैप प्लस H2 DU2 E2 कैप प्लस H3 DU3 E3 कैप, ऐसे होता था। जिसको याद नहीं आ रहा है, हमने तीसरे चौथे लेक्चर में ये पढ़ा था, ये शायद दूसरे लेक्चर में पढ़ा होगा, डीएल वेक्टर। ये कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में था एक जनरल फॉर्म कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूं, तो हम लोग जो अल्प विस्थापन हुआ है ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको कैसे लिखते हैं? उसको इस तरीके से लिखते हैं जनरली, ठीक है ना। अब देखो कार्तीय निर्देश तंत्र में लिखने की बारी आई, अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे इसको। कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में रेखा अल्पांश लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो लाइन एलिमेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आया है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। जनरल तो हम लोग इसको डी आर वेक्टर से लिखते हैं, लेकिन यहां पे डी आर से नहीं लिखेंगे, क्योंकि डी आर आर यहां पे किसी और चीज को भी रिप्रेजेंट करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। हम इसको डी एल वेक्टर से लिख देते हैं, डी एल। और हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के, ऐसा ही लिखते हैं ना। अरे ऐसा ही लिखते हैं। आप इसको ऐसा भी मान सकते हो, देखो एक सेकेंड, इसको आप आर वेक्टर नहीं लिख के आप इसको एल वेक्टर लिख सकते हो, ऐसे एल वेक्टर, ठीक है, एल वेक्टर। पहले ये यहाँ पे था, अब थोड़ी इसकी पोजीशन चेंज होगी, मान लो ये कहीं और चला गया, मान लो ये यहाँ पे आ गया क्यू पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मान लो कुछ इसका चेंज हो गया, ये एल वेक्टर था और इसमें कुछ चेंज हो गया, इसको L2 वेक्टर आ गया, इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसका L2 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक गया, उसमें जो चेंज आता है वो DL वेक्टर आता है। तो DL वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, कैसे? ऐसे कि थोड़ी से x में कितना चला, y में कितना चला, z में कितना चला, इसको इस तरीके से लिखते हैं ना। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर आप 1 पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन कीजिए, इसका कंपैरिजन इससे कीजिए, लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड में देखिए कंपैरिजन कैसे करेंगे। हमने बोला कि जैसे E1 कैप होता है उस तरीके से यहाँ पे क्या है, I कैप है, E2 कैप है वैसे यहाँ पे J कैप है, और E3 कैप है वैसे क्या है, यहाँ पे K कैप है। समझ आया? अब देखिए यहां पर dx है, उसकी जगह पे क्या है, ये है, dy है उसकी जगह पे ये है, और dz है उसकी जगह पे ये है। दिख रहा है? तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, आप इसको डायरेक्ट कंपैरिजन करो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे du1 है तो वहां पे dx है, और ये h1, इसको कंपेयर करें हम लोग तो ये जो पहला टर्म है और इस टर्म में यहाँ पर h1 एक तरीके से h1 1 है एक तरीके से, मतलब du1 की जगह तो dx आ गया, पहले एक्सिस का du1, यहाँ पे पहला एक्सिस x में होता तो dx कर दिया, इसमें h1 है तो यहाँ पे h1 की जगह क्या है, 1 है। कंपेरिजन करो तो यहाँ पर भी, यहाँ पे देखो h2 है, यहाँ पे क्या है, h2 की जगह 1 ही है एक तरीके से, यहाँ पे h3 की जगह क्या है, 1 है। मतलब यहाँ पे h1, h2 और h3 के वैल्यूज क्या है, 1 1 1। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समझ आ रहा है, और चमक रहा ना ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ गया, यहाँ पे du1 है तो यहाँ पे dx आ गया, बाकी बचा यहाँ पे h1, तो h1 की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है ना। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पे कि क्या है, बट ये समझने के लिए बताया मैंने जो भी बताया है। गॉट इट? तो देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करो। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है कैलकुलेट करने का, लेकिन हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तुलना करने पर
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करो। H1 का वैल्यू 1 आ गया, H2 का वैल्यू भी 1 आ गया और H3 का भी वैल्यू 1 आ गया। तो अपने को ये चीज ही पता करनी थी, H1, H2 और H3 क्या मिल गया अपने को, 1, 1 और 1। चलो अपने को अपना काम हो गया यहां से, H1, H2, H3 मिल गया। अब सुनिए आगे अब मुझे कैलकुलेट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लासियन, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक बार मैं टाइम देख लूँ फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टाइम है अपने पास में, बहुत टाइम है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ग्रेडियंट, ठीक है, ये छाप लेना पहुँच करके, जिसने ये नहीं छापा था ये भी छाप लेना, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। चलो भैया आगे चले। लेट्स टॉक अबाउट ग्रेडियंट। अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखो पहले तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था वो देखिए। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में इन कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल वेक्टर डॉट जो ग्रेडियंट होता था उसको ऐसे लिखते थे हम लोग, ग्रेडियंट किसी स्केलर क्वांटिटी का कैलकुलेट करते हैं अदिश राशि का, और वो अदिश राशि मान लो फाई मान लो, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आएगा, उसको ऐसे लिखते हैं डेल वेक्टर डॉट फाई, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऐसा, कैसा, वो होता है E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई बाई डेल U1 प्लस E2 कैप बाई H2 डेल फाई बाई डेल U2 प्लस E3 कैप बाई H3 डेल फाई बाई डेल U3, ऐसा है। आप चाहो तो फाई को बाहर भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना, फाई को सब में से बाहर लिख सकते हो। ये है। अब मुझे कार्तीय निर्देश तंत्र में चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, E1 कैप की जगह तो I कैप या X कैप लिख दो, E2 कैप की जगह Y कैप या J कैप, E3 कैप की जगह Z कैप या K कैप, H1, H2, H3 के भी वैल्यूज पता है आपको, U1 X मान लिया, U2 Y हो गया, U3 Z हो गया, सबके वैल्यूज पता है। तो देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र में इसको पहुंच करके कॉपी कर लेना, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कैसे लिखेंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र में इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको लिखेंगे डेल वेक्टर डॉट फाई को, या मैं इसको ऐसे बोल दूं ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे E1 कैप को I कैप या X कैप लिख लो, एक ही बात है। H1 का वैल्यू 1 है, हेलो सर नमस्ते। नमस्ते, सर दीपिका बोल रही बीएस थर्ड ईयर से। हाँ जी बताइए। सर मैंने ना फोन ऐप है, दूसरे फोन में चलाया, ऐप पे चल नहीं रहा। मैं अभी थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ, अभी मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ, ठीक है। हाँ उसमें कुछ अपडेट हुआ है तो उसकी वजह से उसमें कुछ वो अभी टाइम लगेगा, थोड़ी देर बाद में ठीक हो जाएगा। अभी मैं वापस कॉल करता हूँ आपको रिकॉर्डिंग के बाद में, ठीक है। सर ये न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लास कब स्टार्ट करूँ? कर दी, आज से कर दी मैंने, मॉर्निंग में एक वीडियोस अपलोड कर दिए थे मैंने। इसमें कितने वो है सर, कितना मतलब कि कितना टाइम लगेगा इसके अंदर? मैं बाद में बताता हूँ, अभी मैं रिकॉर्डिंग में हूँ, है ना, 1 घंटे बाद में कॉल करता हूँ आपको। ओके सॉरी, हाँ जी, ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल वेक्टर फाई, आई कैप E1 कैप का वैल्यू आई कैप, H1 का वैल्यू 1 है, और डेल
फाई तो फाई तो स्केलर क्वांटिटी जो भी u1 की जगह क्या x है, x आ गया ये, प्लस इसमें आगे e2 कैप की जगह j कैप लिख दो आप, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह 1 कर देता हूँ, इसकी जगह 1 कर, ये डेल फाई बाई डेल वाई प्लस k कैप अपॉन 1 डेल फाई बाई डेल z। ऐसा देखा होगा ना पहले, बट इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म में लिख देते हैं, जिस तरीके से इसको लिखा जाता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है डेल वेक्टर फाई, इसको लिखा जाता है डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे के प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। ये मिल गया ग्रेडियंट, ठीक है। चाहो तो फाई को बाहर भी लिख सकते हो तीनों से हटा के। ये ग्रेडियंट का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें, तो पॉज करके पहले ग्रेडियंट छाप लेना, ठीक है। अब हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में बात करते हैं। मेनली आपको क्या ये फॉर्मूला ध्यान रखना होता है, ये फॉर्मूला पता है और आपको पता है कि H1 H2 H3 की वैल्यूज क्या है, तो आप पूरी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। हो गए, आगे चलते, लेट्स टॉक अबाउट डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, कोई भी ए वेक्टर मतलब कोई वेक्टर क्वांटिटी का लेते हैं हम लोग, तो वेक्टर क्वांटिटी का इसका फॉर्मूला था 1/H1 H2 H3, अंदर होता है डेल A1 H2 H3 डेल U1 प्लस डेल A2 H1 H3 अपॉन डेल U2 प्लस डेल A3 H1 H2 अपॉन डेल U3। ये इसका फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस का। अब डाइवर्जेंस का फॉर्मूला मिल गया आपको, तो आपको H1 H2 सबके वैल्यूज पता है, सबके वैल्यूज पता है तो पुट कर दो भैया। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ये तो कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरल ऐसा होता था, लेकिन हम लोग अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में U1 की जगह x आ जाएगा, इसकी जगह y आ जाएगा, इसकी जगह z आ जाएगा। H1 H2 H3 की वैल्यू 1 1 1 रख दो, तो क्या आएगा देखिए, इनका वैल्यू 1 1 1 रखेंगे तो ये तो 1 हो गया। अंदर H1 H2 ये भी 1 1 हो गया, ये ऊपर बचा डेल A1, नीचे डेल x हो जाएगा, ठीक है। ये डेल ये भी 1 हो गया, ये बचा A2 और नीचे बचा डेल y प्लस डेल ये भी A3 बचेगा, H1 H2 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल A3 डेल z, डेल z। ये लो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला मिल गया, तो अपने को डाइवर्जेंस का फॉर्मूला भी मिल गया ये। अभी किसका, अभी हम लोग कर्ल का बात करें, चलो कर्ल के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस हो, कर्ल के बारे में बात करते हैं। कर्ल, देखिए कर्ल के बारे में बात करें तो कर्ल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कर्ल का जनरल फॉर्मूला होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो होता है उसका डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, और इसका जो फॉर्मूला आता है वो ऐसा आता है 1/H1 H2 H3, और ये आता है H1 E1 कैप H2 E2 कैप H3 E3 कैप डेल बाई डेल U1 डेल बाई डेल U2 डेल बाई डेल U3, और इसका मोड आता है ना, और यहाँ पे जो नीचे वेक्टर आता है वो आता है A1 H1 A2 H2 A3 H3। देखो ये जो सारी चीजें ना लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके आप इसको एग्जाम में लिखने के लायक बनोगे। अदरवाइज ये क्या चीजें तो आसान तो लगती है, समझते वक्त तो लगता है कि हाँ ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना लिख के, तब तक कर नहीं पाओगे एग्जाम में, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, इसको प्रैक्टिस से आ पाएगा ये, ठीक है। कर्ल कैलकुलेट करो, वही चीजें H1 H2 H3 सबके वैल्यूज पुट कर दो तो कर्ल आएगा। देखिए कर्ल ऑफ ए वेक्टर अपने को मिलेगा H1 H2 H3 की वैल्यू 1 1 1 होता है, तो बाहर तो हो गया 1 1,
अंदर की बात करें तो अंदर देखिए H1 का वैल्यू 1 1 1, E1 कैप का वैल्यू x कैप या i कैप लिख दो, यहाँ हो जाएगा i कैप, यहाँ पे 1 j कैप, यहाँ पे 1 k कैप। थोड़ा ऊपर हो गया क्या, थोड़ा इसको नीचे कर देगा। इस बेटर, ठीक है। इसके अंदर देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें तो डेल बाई डेल U1 करेंगे, U1 का मतलब x, डेल बाई डेल y का ये सॉरी U2 की जगह y हो गया और इसमें U3 की जगह z हो जाएगा, करेक्ट है। यहां पर A1 H1 का वैल्यू 1, A2 H2 का वैल्यू 1, A3 H3 का वैल्यू 1। ये मिल गया अपने को, कर्ल मिल गया, ये लो कर्ल मिल गया। टाइम क्या हो गया एक बार मैं देख लूँ, फिर हम लोग थोड़ी सी चीज़ें और बच गई इसके अंदर, वो उनकी बात कर लेते हैं। देखो एक तो लाप्लासियन बच गया, कुछ डॉट प्रोडक्ट्स बच गए, कुछ क्रॉस प्रोडक्ट बच गए, और इंटीग्रेट सॉरी जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बच गया और एरिया बच गया। ये जो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा क्योंकि इसमें भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो अपने को बेसिकली हम लोगों को करना क्या था, हम लोगों को करना ये था कि जैसे अभी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की है, उसके बाद में हम लोग इसके भी बारे में बात की, स्फेरिकल के बारे में, देन वी विल टॉक अबाउट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी इसमें बात की तो हमने पहले तो ये पता करना होता है कि U1 U2 U3 ये क्या है। ये पता हो गया तो अपने को ये डायरेक्ट पता चल जाएगा E1 कैप E2 कैप E3 कैप क्या है। उसके बाद में हम लोगों को यहां से कंपेयर करके H1 H2 और H3 के वैल्यू पता करने होते हैं। ये चीजें पता चल गई, तीन चीजें H1 H2 H3 U1 U2 U3, ये चीजें पता चल गई अपने को। फिर तो अपने को क्या करना है, फिर तो हम लोग बस वैल्यू तो रख रहे हैं, ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखा उसमें वैल्यू रख दिए, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लिखा उसमें वैल्यू रख दिए, फिर कर्ल का फॉर्मूला लिखा उसमें वैल्यू रख दिए, अभी लाप्लासियन का रखेंगे उसमें वैल्यू रख देंगे, ऐसे सबके लिए करेंगे। ठीक है, समझ आया? चलो ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका कंटिन्यू, वो जो पोर्शन बचा है वो कंटिन्यू करेंगे, फिर स्फेरिकल एंड देन वी विल टॉक अबाउट सिलेंड्रिकल। क्लियर? चलो ठीक है, इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। ओके।